ओके, तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये तो आपने छोटी जूनियर क्लासेस में पढ़ाई है। 10th में बताते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम उसी को बेस लेकर उसके आगे फर्दर स्टडी करेंगे। तो उसके लिए उसको समझने के लिए सबसे पहले हम रे डायग्राम बनाते हैं। रे डायग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। तो सबसे पहले हम ये रे डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना है एक ग्लास स्लैब दिखाना है। तो लेट अस से ये हम एक ग्लास स्लैब दिखाते हैं। जस्ट ए मिनट। तो ये एक ग्लास स्लैब है। आपने एज्यूम करना है ये सारी लाइन स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि मैं यहाँ फ्री ड्राइंग कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मेरी लाइंस इतना स्ट्रेट ना बने। लेकिन आपने जब घर में डायग्राम बनाने हैं तो स्केल यूज करके बनाने हैं। तो ये मैंने एक ग्लास स्लैब दिखाई है जिसकी थिकनेस को मैंने टी लेट किया है। अब इस ग्लास स्लैब के अपर फेस पे एक लाइट की रे इंसिडेंट हो रही है। तो ये मैंने एक लाइट की रे दिखाई है। और अगर ये ग्लास स्लैब ना होती तो ये लाइट की रे को अपने स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करना था। तो ये इसका ओरिजिनल पाथ होता। बट क्योंकि ये इंसिडेंट रे ग्लास स्लैब पे इस पॉइंट पर हिट करती है तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग इट बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल लाइन। तो वो नॉर्मल लाइन की तरफ हल्की सी बेंड हो जाती है। तो मैंने ये रिफ्रैक्टेड रे दिखाई है जो नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड हो गई है। तो ये लाइट रे को मैंने ऐसे इस पाथ पे जाते दिखाया है, बेंड हो गई। अब जब ये दूसरे लोअर फेस को अगेन हिट करेगी तो एक बार फिर से बेंड हो जाएगी, लेकिन अब जो बेंड होगी वो अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइन होगी। तो अब मैं इसे नॉर्मल लाइन से थोड़ा दूर जाके दिखा दूंगा, जो बेसिकली रिफ्रैक्शन कंसेप्ट होता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो ये मैंने एमर्जेंट रे बोलते हैं इसे। तो ये मैंने एमर्जेंट रे दिखा दी। थोड़ा डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा क्योंकि मैंने बोला मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ, तो कोशिश मैं कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन दिखाने की। बट कई बार मुश्किल होता है फ्री हैंड से स्ट्रेट लाइन बनाना। तो ये एमर्जेंट रे बन जाएगी, राइट। तो लेट अस से हम इंसिडेंट रे को ए बी कह देते हैं, रिफ्रैक्टेड रे को बी सी कह देते हैं और एमर्जेंट रे को सी डी बोल देते हैं। तो ये लाइट रे इधर से आई ए बी पाथ से, ग्लास स्लैब पे हिट करने पर बी सी पाथ के अलोंग चली गई और फिर बी सी से एमर्ज आउट होकर दूसरे फेस से सी डी से बाहर आ गई, राइट। तो ये हमारा रिफ्रैक्शन दिखा भी रहा है। तो यहाँ पर हमारी ए बी है इंसिडेंट रे, बी सी है रिफ्रैक्टेड रे और सी डी है एमर्जेंट रे, राइट। ये एन नॉर्मल लाइन कहलाती है, जो लाइन हमने सरफेस के नॉर्मल 90 डिग्री पे ड्रॉ की है।
अब नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे में एंगल जो बनता है उसे जनरली एंगल आई कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ऐसे ही नॉर्मल लाइन और रिफ्रैक्टेड रे में जो एंगल बनता है उसे आर कहते हैं। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। अगर ये एंगल आर है तो ये वाला एंगल भी आर ही होगा, क्योंकि ये नॉर्मल लाइन जो हैं एन और एन डैश ये आपस में पैरेलल होंगी। तो पैरेलल लाइन के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। और ऐसे ही एन डैश के साथ इस एमर्जेंट रे का जो एंगल बन रहा है उसे मैंने एंगल ई कह दिया है, एंगल ऑफ एमर्जेंस। तो ये मैंने एंगल ड्रॉ कर दिया है। एन एंड एन डैश हमारी नॉर्मल लाइंस ड्रॉ दिखा रही हैं, राइट। तो ये जो है ये ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे है, कि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो वो रे इस पाथ पे चल रही होती, और ये हमारी एमर्जेंट रे है जो एक्चुअली में ग्लास स्लैब से बाहर आएगी दूसरे पीस से, राइट। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। द बेंडिंग ऑफ ray of light as it passes from one transparent medium to another transparent medium is called refraction of light। तो ये बेसिक डेफिनेशन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। द रे bends towards a normal line as it passes from rarer to denser medium। जब वो रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है तो वो नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड होती है, एंड इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन as it passes from denser to rarer medium, राइट। ये रेयरर मीडियम क्या है, जैसे लाइट ये मीडियम से आ रही थी, लेटर से इस मीडियम को हम रेयरर मीडियम बोलते हैं। अब हर मीडियम का एक हम एक टर्म मेजर करते हैं जिसे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो मान लेते हैं रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, राइट। जैसे हमारा रेयरर मीडियम एयर हो सकता है और डेंसर मीडियम ग्लास हो सकता है, कि लाइट रे एयर टू ग्लास एंटर कर रही है। अब रेयरर मीडियम कहते किसे हैं, एक्चुअली रेयरर मीडियम उसे कहते हैं जहां पे स्पीड ऑफ लाइट मोर होती है। जैसे अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट एयर में 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करती है, लेकिन उसी लाइट की स्पीड ग्लास मीडियम में कम रह जाती है, 2 × 10 की पावर 8 रह जाती है। तो दैट इज वाई ग्लास इज डेंसर देन एयर, क्योंकि वहां उसकी स्पीड स्लो डाउन हो गई। तो जितनी स्पीड स्लो डाउन होगी उतना ही वो डेंसर मीडियम कहलाएगा, राइट। अब इस पे एक लॉ दिया है जिसे हम स्नेल्स लॉ कहते हैं,
ऑफ कोर्स आपने 10th में पढ़ा होगा, ये सिर्फ अभी तक जो बता रहा हूँ वो सब 10th का एक रिवीजन है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, जो 1 म्यू 2 होता है उसको हम μ2/μ1 करके भी लिख सकते हैं, और वो फर्दर बराबर होता है साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर। इसमें 1 म्यू 2 को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, कि हम मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो उसे μ2/μ1 करके लिख सकते हैं, या साइन ऑफ आई एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 मीडियम में डिवाइड बाय साइन ऑफ आर एंगल 2 मीडियम में। और ये 1 म्यू 2 फर्दर बराबर होता है CR/CD। CR और ये CD क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? C यहाँ पर जनरली स्पीड ऑफ लाइट के लिए यूज किया गया है। CR रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम, R for rarer, divided by speed of light in denser medium। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो फार्मूलों से मेजर कर सकते हैं। 1 म्यू 2 इज इक्वल टू μ2/μ1 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर या CR/CD। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें ए म्यू जी निकालना है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो वो बराबर होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जो कि 2 × 10⁸ होती है। अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड यूनिट कट जाएगा, 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, 3/2 यानी कि 1.5 रह जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर वो 1.5 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, ये सिंपल एक वैल्यू होती है, तो पीछे यूनिट नहीं लगाना है क्योंकि यूनिट से तो यूनिट कैंसिल आउट हो चुका है, देख ही रहे हो आप। तो हम कहेंगे कि ए म्यू जी 1.5 है। सिमिलरली अगर हम ए म्यू डब्ल्यू देखें, डब्ल्यू यहाँ पर स्टैंड फॉर वाटर, यानी कि लाइट अगर एयर से वाटर में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू 1.33 होगी। और अगर हम ए म्यू डी निकालें, डी यहाँ पे स्टैंड फॉर डायमंड, तो उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है 2.42। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू पॉसिबल, राइट। तो ऐसे हम जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, ट्रांसपेरेंट जिसमें से थ्रू एंड थ्रू देख सकते हैं, तो अगर हम उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू निकालें विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो हम हमेशा कंपैरिजन एयर के साथ करते हैं, तो वो अलग अलग वैल्यू आती है, 1.5, 1.33 या 2.42, टू गिव सम एग्जांपल, राइट। तो अगर हम ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर देखें तो 1.5 है, यानी कि ग्लास इज डेंसर देन वाटर। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेंसर मीडियम लिखें, डेंसर मीडियम मतलब ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि डेंसिटी का मतलब यहाँ पे भारीपन नहीं है, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम की बात हो रही है। तो जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा है उतना वो डेंसर मीडियम कहलाएगा। तो एयर लेस डेंसर है वाटर से, वाटर लेस डेंसर है ग्लास से,
और ग्लास लेस डेंसर है डायमंड से। तो ये ऑप्टिकल डेंसर मीडियम को हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो एयर रेयरर है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, बट वाटर रेयरर है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, और ग्लास रेयरर है विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। तो हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक मीडियम रेयरर या डेंसर होता है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। तो ये बेसिक है रिफ्रैक्शन का, जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ मैंने नया नहीं बताया है, ये सब कुछ आपको 10th तक भी बताते हैं। सो लेट अस मूव ऑन टू नाउ कि हम प्लस 2 में क्या अलग से सीखेंगे। अब उसको सीखने के लिए हम उसी डायग्राम को दोबारा एक बार बना लेते हैं। आपको बेशक दोबारा नहीं बनाना, क्योंकि मुझे बार बार फिर पेज ऊपर स्क्रॉल करना पड़ता है। तो लेट अस से मैं इस डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये वो ग्लास स्लैब थी जिसकी हम बात कर रहे थे, और ये एक इंसिडेंट रे उस पे फॉल कर रही थी। ये उसका ओरिजिनल पाथ था। बिल्कुल मैं उसी डायग्राम को दोबारा से बना रहा हूँ, तो आपको दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से देख सकते हो अपनी नोटबुक में, क्योंकि आपको साथ साथ नोट तो करना ही है। तो ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स अ नॉर्मल लाइन, और जब वो दूसरे फेस से हिट करेगी तो वो फिर से बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये मैंने उसका पाथ दिखाया है। उस फिगर में हम ए बी को इंसिडेंट रे बोल रहे थे, बी सी रिफ्रैक्टेड रे है, और सी डी एमर्जेंट रे है। और नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे को हमने एंगल आई कहा था। ये वाला एंगल आर था, ये वाला एंगल भी आर हो जाएगा, और ये वाला एंगल ई था। राइट, यही थी मेन फिगर हमारी। और ये ग्लास की थिकनेस थी टी। अब सबसे पहले आपको जो प्लस 2 में नया सीखना है वो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे क्या होता है, तो पहले इसे समझ लेते हैं लिखने से पहले। अब ये लाइट रे ऐसे रिफ्रैक्ट होकर बाहर आ रही है, मर्ज हो रही है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहता है कि अगर एक लाइट रे में मल्टीपल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, उसके कितने भी बार बेंडिंग हो, लेकिन अगर हम फाइनल पाथ में उसके एक प्लेन मिरर रख दें 90 डिग्री पर, तो वो अपने पूरे पाथ को रिट्रेस कर लेगी। रिट्रेस मतलब जिस रास्ते आई है उसी रास्ते लौट जाएगी। यानी कि अगर हम यहाँ पर एक मिरर रख देते डी पॉइंट पर, प्लेन मिरर 90 डिग्री पे, तो ये रे बिल्कुल उसी रास्ते लौट जाती जिस रास्ते से ये आई थी। तो उसका जो रिट्रेस पाथ होता वो बिल्कुल सेम होता। पहले वो डी से सी जाती इस पाथ पे, फिर सी से बी जाती, और फिर बी से ए रिटर्न हो जाती। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो इसको लिख लेते हैं। इफ अ प्लेन मिरर is kept at right angle to the final ray received after coming through any numbers of reflections or refractions or both या फिर दोनों, the final ray will retrace
its complete path. राइट तो ये इसका एक नॉलेज है कि अगर एक प्लेन मिरर को हम रख दे राइट एंगल पे तो वो अपने पूरे रास्ते को रिट्रेस कर देगी। रिट्रेस मतलब जिस रास्ते से आई थी बिल्कुल उसी रास्ते से ही वापस जाएगी। राइट अब यहां से हम क्या सीखते हैं, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। अब हम स्नेल्स लॉ को इस फिगर में अप्लाई करेंगे एट पॉइंट बी जहां पे वो ग्लास स्लैब को अपर पॉइंट पे हिट कर रही है। तो मान लो वो रेयर मीडियम से आ रही है μ1 और एक डेंसर मीडियम में जा रही थी μ2। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ 1 μ2 बराबर होगा साइन आई बाय साइन आर, यही कहा था स्नेल्स लॉ ने। अब हम अगेन क्या करेंगे, अगेन अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट सी। अब हम पॉइंट सी पे भी स्नेल्स लॉ लगा देंगे। पॉइंट सी जो जिससे वो बाहर आ रही थी, लेकिन क्योंकि हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को यूज कर रहे हैं तो उसने पूरे पाथ को रिट्रेस कर लिया है। तो जो रे बाउंस बैक कर रही है वो भी रेयर मीडियम 1 से 2 की तरफ जा रही है। तो 1 μ2 बराबर होगा साइन ई बाय साइन आर, क्योंकि वो ई एंगल से एंटर कर रही है और आर एंगल से बेंड हो रही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ई हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 μ2 अगर हम पॉइंट सी से लगाएं तो वो लिखा जाएगा साइन ई बाय साइन आर। राइट अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से जैसे कि आप देख रहे हो इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनके राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो साइन आई बाय साइन आर बराबर हो जाएगा साइन ई बाय साइन आर। अब साइन आर से साइन आर कैंसिल हो जाएगा विच इंप्लाइज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। तो ये कंक्लूजन आ गई कि एक ग्लास स्लैब से जब लाइट रे आती है बाहर तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ एमर्जेंस के इक्वल हो जाता है। विच मीन्स इसका एक और मतलब समझा जा सकता है, द emergent ray will be parallel to the original path of incident ray। तो emergent ray ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे के पैरेलल ही रहती है, बस हाँ थोड़ा शिफ्ट हो जाती है, जैसे आप फिगर से भी देख सकते हो कि एमर्जेंट रे ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे के पैरेलल ही रही लेकिन थोड़ा शिफ्ट हो गई। राइट तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने नॉलेज गेन करी बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। सेकंड हम एक और चीज प्रूव करेंगे, प्रूव दैट 2 μ1 इज इक्वल टू 1 रेसिप्रोकल ऑफ 1 μ2। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2 मेजर करना चाहते हैं तो उसे लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ 1 μ2। तो ये हम प्रूव करेंगे, काफी इजी है प्रूव करना। तो सबसे पहले हम स्नेल्स लॉ बी पॉइंट पे ही लगा देते हैं, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी। क्योंकि लाइट रे 1 मीडियम से आ रही है और 2 की तरफ जा रही है तो 1 μ2 लिखा जाएगा साइन आई बाय साइन आर, यही कहा था स्नेल्स लॉ ने। इसे इक्वेशन 1 क्या देते हैं। अगेन अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट सी। अब हम सी पॉइंट पे
स्नेल्स लॉ लगाते हैं, आप मेन फिगर में देखो जहां से वो बाहर आ रही है ग्लास स्लैब से। लेकिन हम यहाँ पे जो रे ग्लास स्लैब से बाहर आ रही है उसी पाथ के अलोंग लगाएंगे, यानी कि रे को हम काउंट करेंगे कि वो 2 से आके 1 के तरफ जा रही है, तो 2μ1 लिखा जाएगा। अब जब वो 2 मीडियम से आ रही है ग्लास स्लैब के अंदर से, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ई हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो जाएगा, क्योंकि 2μ1 मतलब वो 2 से 1 की तरफ आ रही है। सॉरी, ये मैंने उल्टा लिख दिया। तो 2 मीडियम में ध्यान से देखो आप मेन फिगर, एंगल आर बन रहा है और 1 मीडियम में एंगल ई बन रहा है। तो 2μ1 में अगर लिखा जाएगा तो वो लिखा जाएगा साइन आर बाय साइन ई। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो सी पॉइंट पे 2 मीडियम में एंगल ये बन रहा है आर, जिसे मैंने टिक मार्क किया है, और 1 मीडियम में एंगल ई बन रहा है, तो साइन आर बाय साइन ई, क्योंकि हम 2μ1 लिख रहे हैं, राइट। इसे हमने इक्वेशन 2 कह दिया। अब हमने 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हमने इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लिया, तो लेफ्ट साइड में आ गया 1μ2 इंटू 2μ1 और राइट साइड में आ गया साइन आई बाय साइन आर इंटू साइन आर बाय साइन ई, राइट। अब राइट साइड में क्या होगा, साइन आर से साइन आर कैंसिल हो जाएगा और इनफैक्ट साइन आई से साइन ई भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। तो अगर एंगल आई ई के बराबर है तो साइन आई से साइन ई कट सकता है, और साइन आर तो साइन आर के बराबर है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब 1μ2 इंटू 2μ1 1 हो गया, और यहाँ से बड़े इजीली मेरा रिजल्ट आ गया कि 2μ1 को हम लिख सकते हैं 1/1μ2। तो ये फार्मूला बन गया जो यूज होगा कि हम 2μ1 को क्या लिख सकते हैं 1 ओवर, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ 1μ2। तो 2 और 1 फ्लिप हो जाते हैं, मतलब 2 आगे है 1 पीछे है। लेकिन अगर हम चाहते हैं 1 आगे आए 2 पीछे आए, तो हम उसे उसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, राइट। तो इसको अच्छे से देख लेना, दिमाग में बिठा लेना हर स्टेप को। ओके, तो ये 2 प्रूव हो गए हमारे। एक तो हमने प्रूव कर दिया कि एमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल है, और दूसरा 2μ1 बराबर है रेसिप्रोकल ऑफ 1μ2। अब हम एक तीसरा प्रूफ करेंगे, एक एक्सप्रेशन निकालेंगे। तीसरा हमारा होता है एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब सबसे पहले ये समझना है कि ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। हाँ जी, लेटरल, लेटरल मतलब साइड में, डिस्प्लेसमेंट मतलब शिफ्ट हो जाना। अभी मैंने बताया कि जो एमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल रहती है, बस थोड़ा शिफ्ट हो जाती है। तो उसी शिफ्ट को हम उसकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसके एक्सप्रेशन के लिए मैं उसी फिगर को दोबारा से बना लेता हूँ। आप चाहो तो आप अवॉइड कर सकते हो, आप अपने नोटबुक में उसी फिगर को यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे उस डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ एक बार फिर से ये ग्लास स्लैब दिखाई है, ये इंसिडेंट रे आ रही थी, और ये ऐसे इसका ओरिजिनल पाथ ये होता, लेकिन ये नॉर्मल लाइन से टकराई और ये बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन। तो ये सारी लाइन स्ट्रेट दिखानी है, वे भी नहीं दिखानी है, स्केल से ही बनानी है। तो ये बेंड कर गई टुवर्ड्स नॉर्मल लाइन, फिर जब दूसरे उस पे एज पे शिफ्ट करी तो ये एमर्ज आउट हो गई। ऐसी थी मेन फिगर।
अब नॉर्मल लाइन और इसको हमने आई बोला था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को बी पॉइंट बोला था, इसको सी पॉइंट कहा था, ये एंगल आर था, तो ये भी एंगल आर ही हो जाएगा, और ये एंगल ई था, है ना। ये हमारी फिगर थी। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है कि जो ये ओरिजिनल पाथ है था जिसमें वो रे आ रही थी, और एमर्जेंट रे ये उससे कितना शिफ्ट हो जाएगी, उसको उसकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हम ओरिजिनल पाथ और एमर्जेंट रे में अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें सी से ओरिजिनल पाथ पे, तो वो उसकी लेटरल शिफ्ट को दिखाएगा। तो हमारी फिगर में सी एम डी बन गया लेटरल शिफ्ट। तो पहले हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं, इट इज द शिफ्ट between the emergent ray shift, या इसको थोड़ा और बेटर लिख लेते हैं, इट इज द साइडवे shift of the emergent ray from the original path of incident ray। तो इसको लेटरल शिफ्ट कहते हैं। अब हम इसका एक्सप्रेशन बनाएंगे, फार्मूला बनाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल BMC। अगर आप ध्यान से फिगर को देखो तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रही है BMC। उसमें ये वाला एंगल एक्चुअली कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल I माइनस आर हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि I माइनस आर प्लस आर ऐड होकर I के बराबर होना चाहिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम ट्रिग्नोमेट्री लगा दें तो हम लिख सकते हैं साइन I माइनस आर इज इक्वल टू CM बाय BC, क्योंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल में CM साइड परपेंडिकुलर बन रही है और BC हाइपोटेन्यूज है। तो आप सबको पता है साइन ऑफ जो एंगल बनता है वो P बाई एच होता है। अब C2M जो हमने परपेंडिकुलर गिरा है उसे हम लेटरल शिफ्ट D बोल रहे हैं, और BC को भी हमने कुछ नहीं कहा है, तो इसे इस नॉलेज को अभी हम इक्वेशन 1 कह के रख देते हैं। तो साइन I माइनस आर बराबर आ गया D बाई BC। अब हमें इस इक्वेशन में से BC को एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमें BC नहीं चाहिए। तो हम एक और राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं BPC, आल्सो इन राइट एंगल ट्रायंगल BPC। अब BPC राइट एंगल ट्रायंगल देखो, उसमें एंगल B पर, पॉइंट B पर एंगल R बन रहा है। तो cos R बराबर हो जाएगा BP बाय BC, क्योंकि BP साइड बेस है और BC साइड उस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज है, और cos का एंगल B बाय H होता है। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इसमें मैंने cos क्यों लगाया, तो उसका आंसर अभी मिल जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो B से P जो है वो एक्चुअली थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब है। तो B से P जो है वो T है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन थिकनेस में निकालना है। तो इसका मतलब BP T हो जाएगा थिकनेस, और BC अभी कुछ नहीं कहा, तो cos R बराबर आ गया T बाय BC। T यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। तो यहां से हम BC की वैल्यू निकाल लेंगे बाकी वेरिएबल की टर्म में। तो इसका मतलब हम BC को लिख सकते हैं T बाय cos R। ये BC की वैल्यू हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। यूज above value of BC
फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो अब हम बहुत क्लोज हैं फाइनल आंसर के। तो अगर हम बीसी की जगह ये पुट कर दें तो देखो इक्वेशन 1 में क्या लिखा जाएगा, साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय टी वाई कॉस आर। अब ये कॉस आर या टी वाई कॉस आर को पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो साइन आई माइनस आर इंटू टी बाय कॉस आर बराबर आ गया डी के। तो अब ये फार्मूला बन जाएगा कि जितने डिस्टेंस से वो उसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो अभी एक तरह से इस फार्मूले से देखा जाएगा। अब अगर हम इस फार्मूले को थोड़ा ध्यान से देखें तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। यानी कि जितनी ग्लास स्लैब मोटी होती जाएगी उतना वो एमर्जेंट रे ज्यादा शिफ्ट होती जाएगी, राइट, लेकिन हमेशा रहेगी पैरेलल। तो ये हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा और उससे रिलेटेड कैसे हम तीन चीजें प्रूव कर सकते हैं। नंबर 1 हमने प्रूव किया एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। सेकंड हमने प्रूव किया कि 2μ1 इज 1/1μ2 के रेसिप्रोकल होता है। और तीसरे में हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट का ये एक फार्मूला बनाया ज्योमेट्री लगाकर, ट्रिग्नोमेट्री लगाकर। तो प्लीज इस सबको अच्छे से देख लेना, नोट कर लेना, और अगर मुश्किल लगे तो बेशक 2-3 बार रिवाइज कर लेना, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।